सबसे पहले आइए समझें कि जेन ज़ी आंदोलन है क्या। यह नेपाल की उस युवा पीढ़ी का विद्रोह है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई, यानी आज की तारीख में 13 से 28 साल के बीच के युवा। ये वो पीढ़ी है जो डिजिटल दुनिया में पली बड़ी है। ये सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं और अपने हक के लिए लड़ते हैं। नेपाल में इस आंदोलन को जेन ज़ी प्रोटेस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि यह पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में युवा बिना किसी पारंपरिक राजनीतिक नेतृत्व के सड़कों पर उतरे। यह आंदोलन हामी नेपाल नामक एक गैर सरकारी संगठन की अगुवाई में शुरू हुआ, जिसने 2015 के भूकंप के बाद युवाओं को एकजुट किया था। इस बार यह आंदोलन सिर्फ एक संगठन तक सीमित नहीं रहा, यह एक पीढ़ी की पुकार बन गया। यह नारा था, हमारा देश वापस दो, भ्रष्टाचार बंद करो और हमें हमारी आवाज चाहिए। लेकिन इस आंदोलन को जेन ज़ी प्रोटेस्ट नाम कैसे मिला? यह नाम न तो किसी राजनीतिक दल ने दिया, न ही किसी बड़े नेता ने। यह नाम उभरा सोशल मीडिया से, उस मंच से जो इस पीढ़ी की ताकत है। 27 अगस्त 2025 को हामी नेपाल ने सोशल मीडिया पर #NepoBabies और #NepoKids जैसे हैशटैग्स के साथ एक अभियान शुरू किया। ये हैशटैग्स नेपाल के नेताओं और उनके बच्चों के विशेषाधिकारों और भाई भतीजावाद को उजागर करने के लिए थे। टिकटॉक, रेडिट और एक्स पर वायरल वीडियोस में नेताओं के बच्चों की शानदार जिंदगी, विदेशी छुट्टियां, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी कारें दिखाई गईं, जबकि आम नेपाली रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। इन वीडियोस ने युवाओं के गुस्से को हवा दी और यहीं से इस आंदोलन को जेन ज़ी प्रोटेस्ट का नाम मिला, क्योंकि यह आंदोलन उस पीढ़ी का था जो सोशल मीडिया की ताकत को समझती थी और जिसने इसे अपनी आवाज का हथियार बनाया। यह नाम सिर्फ एक लेबल नहीं, यह एक पीढ़ी की पहचान बन गया। आखिर नेपाल के सिस्टम के खिलाफ क्यों उतरे युवा? अब सवाल यह है, नेपाल के युवा अपने ही सिस्टम के खिलाफ क्यों उतर आए? जवाब एक शब्द में नहीं, बल्कि सालों की कुंठा, अन्याय और टूटे सपनों में छिपा है। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का दावा था कि ये प्लेटफॉर्म्स नेपाल में पंजीकरण और नए नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन युवाओं के लिए यह सिर्फ एक बहाना था। यह उनकी आवाज को दबाने की साजिश थी, खासकर तब जब #NepoBabies जैसे अभियान नेताओं की पोल खोल रहे थे। लेकिन यह सिर्फ सोशल मीडिया प्रतिबंध की बात नहीं थी। नेपाल के युवा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता से तंग आ चुके थे। 2024 में नेपाल में 15-24 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 20.8% थी। हर दिन हजारों युवा रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों और भारत जैसे देशों में पलायन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे, जिन्हें नेपो किड्स कहा जा रहा था, टैक्स पेयर्स के पैसे पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, नेताओं के बच्चे विदेश से गुच्छी बैग लेकर आते हैं और आम लोग अपने बच्चों को ताबूतों में वापस लाते हैं। यह गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं था, यह एक पीढ़ी का दर्द था। तो इस आंदोलन के पीछे कौन कौन से मुद्दे थे? पहला और सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार नेपाल एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है। उदाहरण के लिए, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में $71 मिलियन की हेराफेरी का खुलासा हुआ। यह पैसा नेताओं, अधिकारियों और विदेशी कंपनियों की सांठ-गांठ से गायब हो गया। 2017 में नेपाल एयरलाइंस की एयरबस डील में 1.47 बिलियन रुपये का नुकसान हुआ और इन सब के बावजूद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा मुद्दा था बेरोजगारी। नेपाल की 30 मिलियन आबादी में से अधिकांश युवा हैं, लेकिन नौकरियां न के बराबर हैं। 2024 में 7,41,000 से ज्यादा नेपाली विदेश में काम की तलाश में गए। तीसरा मुद्दा था असमानता। #NepoBabies अभियान ने दिखाया कि कैसे नेताओं के बच्चे जनता के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, जबकि आम नेपाली बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था अभिव्यक्ति की आजादी। सोशल मीडिया प्रतिबंध को युवाओं ने अपनी आवाज को दबाने की कोशिश के रूप में देखा। इन सभी मुद्दों ने मिलकर नेपाल के जेन ज़ी को सड़कों पर उतार दिया। इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? 27 अगस्त को हामी नेपाल ने सोशल मीडिया पर एक आह्वान किया। 7 सितंबर को उन्होंने काठमांडू के माइतीघर मंडला में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। लेकिन 8 सितंबर को यह प्रदर्शन एक विशाल क्रांति में बदल गया।
काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, बुटवल और चितवन जैसे शहरों में लाखों युवा सड़कों पर उतर आए। हमें हमारा देश चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करो, ये नारे हवा में गूंज रहे थे। यह आंदोलन बिना किसी औपचारिक नेतृत्व के था। कोई बड़ा नेता, कोई राजनीतिक दल नहीं, सिर्फ युवा, उनकी हिम्मत और उनकी आवाज। और इस आंदोलन को ताकत दी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने, जिन्हें लोग प्यार से बालेन कहते हैं। एक पूर्व रैपर, एक स्वतंत्र नेता, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी बेबाकी से युवाओं का दिल जीत लिया। 8 सितंबर 2025, यह तारीख नेपाल के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। काठमांडू की सड़कों पर लाखों युवा उतर आए। छात्रों को मत मारो, भ्रष्टाचार बंद करो, हमें हमारा हक दो। ये नारे सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पीढ़ी का गुस्सा थे। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के गेट नंबर 2 पर बैरिकेड्स तोड़ दिए, एक एम्बुलेंस को आग लगा दी। कोटेश्वर पुलिस चौकी पर हमला हुआ, जहां युवाओं ने पुलिस की बंदूकें तक छीन ली, लेकिन सत्ता ने जवाब में क्रूरता दिखाई। पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछारें, लाठीचार्ज और रबर की गोलियां चलाईं। कुछ जगहों पर असली गोलियां भी चली। यह सड़कें अब सिर्फ प्रदर्शन की जगह नहीं थीं, यह एक युद्ध क्षेत्र बन चुकी थी। यह गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ नहीं था, यह बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सिस्टम की नाकामी के खिलाफ था। लेकिन हर क्रांति की कीमत होती है, और नेपाल की इस क्रांति की कीमत बहुत भारी थी। 8 सितंबर की हिंसा में 19 से 22 युवाओं ने अपनी जान गंवाई। सैकड़ों घायल हुए, कई आज भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। काठमांडू के नेशनल ट्रॉमा सेंटर, सिविल हॉस्पिटल और एवरेस्ट हॉस्पिटल में 347 से ज्यादा घायल भर्ती हुए। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में आगजनी के दौरान उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की जान चली गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को खो बैठे, ये वो भाई बहन हैं जिनके सपने टूट गए, ये वो परिवार हैं जिनके घरों की रौनक छिन गई। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम अपनी आवाज के लिए मरने को तैयार हैं, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। इस दर्द ने जेन जी को और मजबूत किया। उनका दुख, उनकी चीखें अब एक नई क्रांति की नींव बन रही हैं। इस अंधेरे में एक नई रोशनी जगी है। उसका नाम है बालेंद्र शाह, काठमांडू के मेयर, जिन्हें लोग प्यार से बालेन कहते हैं। एक पूर्व रैपर, एक स्वतंत्र नेता, जिन्होंने 2022 में अपनी बेबाकी और भ्रष्टाचार विरोधी रुख से काठमांडू के लोगों का दिल जीत लिया। बालेन ने कचरा प्रबंधन से लेकर अवैध निर्माण पर कार्रवाई तक दिखाया कि बदलाव मुमकिन है। उन्होंने सड़कों को साफ किया, ट्रैफिक की समस्या सुलझाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोला। यह सिर्फ एक मेयर की कहानी नहीं है, ये एक नई पीढ़ी का सपना है जो पुराने सिस्टम को तोड़कर एक नया नेपाल बनाना चाहता है। बालेन की अगुवाई में नेपाल के युवा एक नई सुबह की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यह क्रांति आसान नहीं है। 9 सितंबर को बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया प्रतिबंध हटा लिया गया। हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। लेकिन क्या यह काफी है? काठमांडू और अन्य शहरों में अराजकता का माहौल है। नेपाली सेना सड़कों पर तैनात है, कर्फ्यू लागू है, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद हैं। हवाई अड्डों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा है। हिंसा की आशंका अब भी बनी हुई है। भ्रष्टाचार और जवाबदेही की मांगें अभी अधूरी हैं। क्या यह आंदोलन शांति की ओर बढ़ेगा या और विनाश लाएगा? यह सवाल नेपाल के हर दिल में गूंज रहा है। अब आइए इस क्रांति के असर को अपने देश भारत पर समझें। नेपाल सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं है, यह हमारा भाई है। हमारी खुली सीमाएं, हमारी साझा संस्कृति और हमारा इतिहास हमें एक दूसरे से जोड़ता है। नेपाल में अस्थिरता का असर भारत पर गहरा पड़ सकता है। भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। व्यापार, पर्यटन और आपसी आवागमन बाधित हो रहा है। लेकिन यह सिर्फ आर्थिक या सुरक्षा का मसला नहीं है। नेपाल का जेन जी भारत के युवाओं के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है। बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलनों और श्रीलंका में 2022 के विरोध प्रदर्शनों की तरह नेपाल का यह आंदोलन दिखाता है कि जब युवा एकजुट होते हैं तो सिस्टम को हिलाया जा सकता है। सवाल यह है, क्या भारत का जेन जी भी ऐसी ही क्रांति की राह पर चलेगा? क्या भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के खिलाफ भारत में भी ऐसी लहर उठेगी? नेपाल की यह क्रांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका दे रही है। नेपाल का जेन जी सिर्फ अपने देश की लड़ाई नहीं लड़ रहा, यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। 1997 से 2012 के बीच जन्मी यह पीढ़ी डिजिटल दुनिया की सच्ची वारिस है।
ये वो लोग हैं जो 2008 की वैश्विक मंदी और कोविड-19 जैसे संकटों से गुजरे हैं। ये आर्थिक रूप से सतर्क हैं, औसतन 19 साल की उम्र से बचत शुरू करते हैं। ये सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, चाहे वह भ्रष्टाचार हो, पर्यावरण हो या सामाजिक न्याय। नेपाल में वीपीएन के उपयोग में 6000% की वृद्धि देखी गई, क्योंकि युवा सोशल मीडिया प्रतिबंध को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। यह उनकी ताकत है। वे रुकते नहीं, वे झुकते नहीं। वे अपनी आवाज को हर हाल में बुलंद करते हैं। और यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, यह हर उस देश की कहानी है जहां युवा अपने हक के लिए लड़ रहे। तो नेपाल का भविष्य क्या है? क्या यह आंदोलन एक नया नेपाल बनाएगा, जहां भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की जगह समानता और अवसर होंगे? क्या बालेंद्र शाह जैसे युवा नेता इस क्रांति को एक नई दिशा देंगे, या फिर यह अराजकता और अनिश्चितता की ओर बढ़ेगा? कुछ लोग पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन और हिंदू राष्ट्र की वापसी की बात कर रहे हैं। कुछ लोग नई राजनीतिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, जीन जी ने दिखा दिया है कि उनकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। यह क्रांति सिर्फ नेपाल की नहीं, यह हर उस युवा की है जो अपने सपनों के लिए लड़ना चाहता है।